आजकल आप लोग ये प्रायः सुनते होंगे कि भारत के लोग दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। ये देखने में बहुत लुभावना भी लगता है और इससे गर्व का अनुभव भी होता है, लेकिन इसका देश को लाभ हो इसका निश्चय नहीं है। ये निश्चित नहीं हो सकता कि अगर वो बहुत अच्छे पदों पे कार्य करे तो इससे भारत देश को फ़ायदा हो, क्योंकि प्रायः क्या होता है कि ये लोग उस देश की नागरिकता लेके वहीं पे सेटल हो जाते हैं और दोबारा भारत नहीं आते हैं। विभिन्न कंपनियों के सीईओज जैसे सुंदर पिचाई गूगल के, सत्या नडेला सीईओ और चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के, शांतनु नारायण जो है एडोब के हैं, लीना नायर है शेनेल के, और अरविंद कृष्णा है आईबीएम के, लक्ष्मण नरसिम्हा जी हैं वो स्टारबक्स के हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है गीता गोपीनाथ का, जो कि आईएमएफ की फर्स्ट उप महानिदेशक है। इसके अलावा अजय बांगा भी है जो कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। ऐसे लोगों की उपलब्धियों पर भारत में बहुत सारे लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि इनसे भारत को क्या फ़ायदा है, क्या ये ब्रांड इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं या भारत के लिए लॉस्ट टैलेंट है। साल 2016 से 2022 तक 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। अब इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि भारत में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। जो हमारा देश है इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एक तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा लॉ है कि देश में अगर आपको रहना है तो आपको इंडियन पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है और आप उस देश के नागरिक हो जाते हैं। तो ये पिछले 5-6 सालों में जो गए हैं उसमें 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। वो दूसरे देशों के नागरिक हो चुके हैं। और 2014 से 2022 तक 23,000, बहुत ही बड़ा नंबर आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये 23,000 पूंजीपति लोग हैं, ऐसे जो बहुत बड़े से बड़े भारत में पूंजीपति थे वो लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता हासिल कर ली है। एक बात और बताता चलूँ कि भारत का पहला स्थान है जहाँ से सबसे ज़्यादा अमीर और प्रतिभावान लोग दूसरे देशों में जाके सेटल होकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। ये अगर परसेंटेज में बात करें तो पूरी दुनिया का 65% होता है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के कारण ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि क्या इसकी वजह से हमारी इनोवेटिव कैपेसिटी और जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक ग्रोथ है उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यानी कुप्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। वैश्वीकरण के काफ़ी पहले ही 1970s के दशक से ही ब्रेन ड्रेन की बहुत बड़ी गूंज थी। नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। तो ये ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन होता क्या है? मानव पूंजी की हानि अर्थात लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज ब्रेन ड्रेन। इसमें स्किल्ड लोग जो होते हैं वो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में जाके रहने लगते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिन्हें एनआरआई कहते हैं और कॉमनली इंडियन डायस्पोरा के रूप में इनको संबोधित किया जाता है। आपने सुना होगा मोदी जी गए इंडियन डायस्पोरा से मिले, इस देश में गए, साउथ अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए और वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों से मिले। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअली इंडियंस होते हैं, बट वो जाके दूसरे देश की नागरिकता लेके उस देश में रहने और काम करने लगते हैं। ये हमारे लिए तो ब्रेन ड्रेन है, बट उन देशों के लिए जहाँ पे ये लोग स्किल्ड लोग गए हैं उनके लिए ब्रेन गेन हो जाता है और इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ख़ास करके पश्चिमी देशों को दशकों से इसका फ़ायदा हो रहा है। अभी अगर बात करें 1970s, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि उस समय इसकी बहुत ज़्यादा गूंज थी, तो 70s में बहुत सारे टॉप और एलिट इंस्टीट्यूट से लोग पढ़ के जब बाहर निकले तो वो ज़्यादातर विदेशों में चले गए। अब इसके कुछ जो मुख्य कारण है मैं उसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें क्या हुआ कि इन लोगों को 2-3 चीज़ें थी। पहला, एक तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कम थी, दूसरा वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे जो कि सबसे मेजर रीज़न है, और वहाँ पे सुख सुविधाएं भी उनको ज़्यादा मिल रही थी। तो उस लालच में वो अभी उन्होंने अच्छा किया या ख़राब किया, इसके दोनों पहलू हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं वो देश के साथ गद्दारी की, क्योंकि उस समय इन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय जल्दी जल्दी ही देश आज़ाद हुआ था और बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर देश को आगे लेके जा सकते थे। लेकिन वे लोग विदेश चले गए ताकि वो अपने डिग्री का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और इसका जो दूसरा पहलू है
यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी था। ऐसे कि उस समय देखो, ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा होता नहीं है। पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी को भी चाहे वो उस पद के लायक है या नहीं है, उस पद पे बिठा दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स था। तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता था। इसका और दूसरे जो कारण हैं उस पर एक मैं आपको लेके जाता हूँ। राजनीतिक अस्थिरता, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ साथ, क्योंकि देश गरीब था तो उसने पैसे भी उनको जो सैलरीज के रूप में नहीं दे सकती थी सरकारें, या फिर जो कंपनियां उनको उतने ऊंचे दामों पे नहीं रख सकती थी। और ये लोग विदेशों में जाके वहाँ के प्रोमिनेंट प्लेसेस जैसे कि बैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्कॉलर्स हो गए और उस देश को बहुत ही लाभ पहुँचाया। 1991 में जब भारत का बाजार खुला और FDI आया तो उसके साथ साथ ये भारतीय लोग भी वापस आए और अपने साथ साथ पूरी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कनेक्शन को भी साथ में लाए, जिससे कि भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। और बहुत लोग का मानना ये भी है कि जो 1991 का बूम था वो ऐसे भारतीय जो वापस आए थे इनकी वजह से ही था। बट ये ट्रेंड ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1990s तक जो कि भारतीय पलायन, जो प्रतिभा पलायन था वो करीब 70 लाख के आसपास था, वो 2017 में बढ़कर 1,70,00,000 हो गया। इसका मतलब कि ये अभी भी चल रहा है, ये रुका नहीं है। ऐसा अनुमान है कि 1996 से 2015 तक 50% से ज़्यादा ऐसा टैलेंट जो कि 10th और 12th का रैंक होल्डर्स थे वो विदेश चले गए और अभी भी वहीं हैं, मोस्टली इन USA। और भारत के अभी भी बहुत सारे ऐसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट विदेशों में ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा वहीं है जहाँ पे पैसे हैं, या प्रतिभा वहीं रहती है जहाँ पे प्रतिभा रहती है, या फिर उनकी इज्जत होती है। और ये बात काफ़ी हद तक सही है कि ये पैसों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि उन देशों में सैलरी ज़्यादा मिलती है। एक कंपैरिजन बात कर लेते हैं, इंडिया और अमेरिका के सैलरी का कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूँ। इंडिया और अमेरिका में सैलरी में, एजुकेशन में 6 गुना का फ़र्क है। मतलब अगर यहाँ पे 1 रुपये मिलते हैं तो वहाँ 6 रुपये मिलते हैं टीचर्स को, या फिर जो एजुकेटर्स है। IT में 2 गुने का फ़र्क है, मैनेजमेंट में 3 गुने से भी अधिक का फ़र्क है। और मैं ये PPP के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में अगर आप डायरेक्ट इंडियन रुपी टू कन्वर्ट के बारे में देखेंगे तो उससे भी अधिक होगा। परचेज पावर पैरिटी होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर आपको जानना है तो मैं अपना वीडियो जो है जिसमें मैंने परचेज पावर पैरिटी की बात करी थी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि परचेज पावर पैरिटी क्या होता है और आप समझ जाएंगे इसको बहुत ही आसानी से। सैलरी के साथ साथ बेटर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जेंडर इक्वालिटी और उसके साथ साथ बेटर हेल्थ केयर भी मिलता है। इसके साथ साथ और भी अधिक बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो कि उनको भारत के मुकाबले बहुत अधिक अच्छी मिल जाती हैं। अगर बात करें भारत में एजुकेशन की तो इसमें बहुत ही अधिक सुधार हुआ है, लेकिन ये ज़्यादातर प्राइमरी एजुकेशन में। आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान में 7 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है, लेकिन ये हायर एजुकेशन में इसका बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ा है। ये अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हमारे पास कुछ बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIM, IITs, लेकिन वो भी टॉप इंस्टीट्यूट के जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें लिस्ट में नहीं आते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उनका कट ऑफ इतना हाई है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, हमारी जनसंख्या अधिक है और टॉप इंस्टीट्यूट की संख्या बहुत ही कम है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कि और मेधावी छात्र हैं जो कि आगे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि दूसरे देशों में जाके वहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन करवा लें और वहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। अच्छा, इससे उनको फ़ायदा भी बहुत है। एक तो उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, दूसरा उनको उच्च वेतन के साथ नौकरियाँ भी मिल जाती हैं। ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो विदेशों में हैं ज़्यादातर काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एजुकेशन पूरा करने के बाद जब नौकरियों में जाते हैं वो काफ़ी अच्छा अपना एक लाइफस्टाइल जीते हैं। जेंडर इक्वालिटी भी इसका एक बहुत अहम पहलू है क्योंकि भारत में महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं और ऐसा फीमेल वर्कफोर्स विदेश चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उनको सिमिलर ट्रीट करते हैं और ये वापस नहीं आता है। कुछ और रीजंस है जैसे कि बहुत लोग तो विदेश के नाम पे जो ग्लैमरस फील करते हैं उसके लिए विदेश चले जाते हैं। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं क्योंकि वो होमसिक हो जाते हैं। कुछ लोग को NRI कहलवाने में बहुत गर्व होता है, उसके लिए विदेश चले जाते हैं। तो इनका वहीं जाके रह जाने या वापस आने का कोई एक कारण नहीं है। हम इससे डिसएग्री कर सकते हैं बट ये एक फैक्ट है। एंड एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि ये
उन देशों में जहाँ रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग जो विदेश जाते हैं वो गवर्नमेंट या सब्सिडाइज इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे की फ़ीस जो होती है उसका 90% तक का हिस्सा गवर्नमेंट भरती है, ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और ये विदेश चले जाते हैं। तो उससे गवर्नमेंट को बहुत ही नुकसान, देश को बहुत ही नुकसान हो रहा है और इसका फ़ायदा दूसरे देशों को हो रहा है, भारत को नहीं हो रहा है। ICAI के मुताबिक अगर हम बात करें कि एजुकेशन के लिए जो बाहर जाते हैं, केवल उसकी बात करते हैं, तो ICAI के मुताबिक भारत को हर साल $17 बिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई करते हैं और जो वापस आ भी जाते हैं वो अपने प्राइम ईयर्स को भारत को नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी इनोवेशन या जो भी नया करना होता है वो वहाँ करके और वापस आ जाते हैं, जिससे कि भारत को बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू US नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डॉक्टर्स। और ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि अमेरिका में 1324 लोगों पे एक इंडियन डॉक्टर है और इंडिया में 2400 लोगों पे एक डॉक्टर है। और जो 1324 का मैंने डाटा दिया है ना, केवल इंडियन डॉक्टर्स का दिया है, इसके अलावा और भी डॉक्टर, तो सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये लोग इंडिया में ही रहते तो भारत का जो मेडिकल सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च से कितनी सारी फाइंडिंग्स निकाल के ये विदेशों को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। भारत अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के दूसरे देशों को खो रहा है। हमें इसको कम करने के लिए और इसमें क्या इश्यूज आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करके उसको आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रतिभाएं भारत छोड़कर क्यों जा रही हैं, या ये अपने आप को देश से अलग क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप हर स्तर पर प्रतिभा पलायन को रोकना चाहते हैं कि ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नेवर रिटर्निंग इंडियंस ना बन जाएं। इसमें कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन हमें और अधिक और बेहतर अवसरों की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रतिभा पलायन के जो 3 सबसे बड़े नुकसान हैं उसमें एक तो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, क्योंकि अच्छे लोग आपके यहाँ से चले जाते हैं। स्किल्ड मैन पावर आपके यहाँ से चला जाता है तो आपको स्किल्ड मैन पावर के लिए बहुत परेशानी होती है, आप कुछ नया इनोवेटिव नहीं कर पाते हैं, तो आपके इनोवेटिव कैपेसिटी का भी लॉस होता है। प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन इज़ नॉट ऑल बैड, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। अगर पिछले साल की ही बात करें तो ऐसे इंडियंस जो कि विदेश में रहते हैं, भारत को $100 बिलियन उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में हमको भेजा, जिसका कि फ़ायदा हुआ देश को। इसके अलावा जो, जैसे कि मैं अभी आपको बात कर रहा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, क्योंकि भारत के लोग काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे है, तो उससे क्या होता है ये दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे भारत देश को फ़ायदा हो सकता है। पहले क्या होता था, देश इन लोगों को कनेक्ट नहीं करता था, अब इनको लगता था ये लॉस्ट टैलेंट है, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ये तो लोग जाके विदेशों में रहने लगे हैं। अगर प्रॉपर देखना है कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाके उसको कैसे भुना सकते हैं, तो इज़राइल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहूदी जो हैं अमेरिका की टॉप पोजीशंस में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पूरी तरीके से अंदर घुसे हुए हैं। ये लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है उनको, अभी आप देख लीजिए इजराइल और जो वॉर चल रहा है उसमें अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन है वो भी यहूदी ही है, तो उसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन भारत में ये फ़ायदा उठा नहीं पाए थे, क्योंकि सरकारों को लगता था कि ये सब अभी लॉस्ट है, अभी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये धारणा बदली है जब से मोदी जी आए हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक हुए हैं। जो ये ऐसे जो लोग भारत के हैं, विदेशों में रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं भारत हमारा देश है। ये भावना जागृत करनी चाहिए थी, पहले और करते तो और अधिक फ़ायदा होता, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अभी जब हो रहा है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और उसका फ़ायदा हो रहा है। आप देख लीजिए अभी जो कनाडा और इंडिया का जो ये फालतू का वॉर शुरू हो गया, जो कि कनाडा ने शुरू किया बहुत ही घटिया काम करके, उसमें अमेरिका जो कि उनका टॉप एलाई है, 5 आइज़ का पार्ट है, वो पहले से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है। लेकिन क्योंकि अभी भारत स्ट्रांग हो रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ के जो NRIs है, अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है, वो बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत सख्त रुख अपनाए हैं कि भारत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो उससे फ़ायदा हो रहा है कि
अब अमेरिका जो है, जो सबका दादा बना फिरता है, वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है, और कुछ भी हो हमेशा वो लोग भारत आने को तैयार है, और भारत के विदेश मंत्री वहाँ जा रहे हैं और रिश्ते अपने सुधार रहे हैं, जिससे भारत को बहुत ही अधिक फायदा हो रहा है। ये एक सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के टॉप पे इंडियंस लोग बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये केवल इसका नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा भी है। हमारे जो भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करके उन्हें ये ज़रूर एहसास दिलाते रहना चाहिए कि उनका देश भारत है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उसके साथ वो देशद्रोह करें, नहीं, ये हमारे डीएनए का पार्ट भी नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि हमें देश के फ़ायदे के लिए ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा, हमें कोई बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें सामंजस्य जरूर रहना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा उसका नुकसान ना होने पाए, और जो लोग प्रतिभाशाली हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको अधिक से अधिक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, चाहे देश में या विदेशों में। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा एक सामाजिक परिवार जो है वो बड़ा होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।